ओके बच्चों, तो अभी हम लोग इस रिकॉर्डिंग में क्या करने जा रहे हैं? अभी हम लोग इस रिकॉर्डिंग में बिजनेस साइकिल और डिमांड का पोर्शन खत्म करेंगे। बिजनेस साइकिल और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पोर्शन खत्म करेंगे, जिससे जो बाकी का पोर्शन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और आपके मार्केट्स के जो बाकी के हिस्से हैं वो सब हम लोग लाइव कर पाए। तो आइए सर पहले बिजनेस साइकिल पर चलते हैं। सर ये बिजनेस साइकिल का आखिरकार मतलब क्या है? देखो सर, हर हर ट्रेड में, ठीक है, कुछ पीरियड्स होते हैं अप के तो कुछ पीरियड होते हैं डाउन के। बिजनेस साइकिल ये दिखाता है कि कैसे एक फर्म, कैसे एक बिजनेस अपने उतार चढ़ाव, अपने इंक्लाइन, अपने डिक्लाइन, अपने पीक पीरियड, अपने नॉर्मल पीरियड को टैकल करता है। कि कैसे बिजनेस डिफरेंट स्पीयर्स ऑफ द इकोनॉमी को फेस करता है। स्पीयर्स मतलब डिफरेंट फेजेस ऑफ द इकोनॉमी को फेस करता है। कैसे एक फेज से दूसरे फेज, दूसरे फेज से तीसरे फेज, कैसे वो फेज। तो आइए सर आपको दिखाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल। देखो सर, होता क्या है, द रिदमिक फ्लक्चुएशन। सर व्हाई डू वी कॉल इट रिदमिक? जैसे आप जब गाना सुनते हो तो कैसे एक रिदम होती है ना, कि सारे गा मा पा, तो मतलब एक रिदम ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। अगर आप बिजनेस साइकिल को देखोगे ना तो इसमें भी ऐसे ही उतार चढ़ाव है, इसीलिए दे यूज द वर्ड रिदमिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट क्या बोलता है? ठीक है, rhythmic function in the aggregate economic activity that an economy experiences over a period of time are called business cycle और trade cycle। ये इसका दूसरा नाम है। जो सेकेंडरी नेम है उसको जरूर से याद रखिएगा, ये चैप्टर 10 नंबर का आता है पेपर में। तो बिजनेस साइकिल जो रिदमिक फ्लक्चुएशंस होती हैं अप डाउन की, इनको बुलाया जाता है ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल क्या है? ट्रेड साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिस, अब ऑब्वियसली साइकिल बोल रहा है ना, मतलब घूम के आता है। तो ट्रेड साइकिल मतलब एक ऐसा साइकिल है जहां पर डिफरेंट पीरियड्स को इनकाउंटर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अ ट्रेड साइकिल इज एनकम्पास्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस एंड लो एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, alternating with periods of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentages। ठीक है, मतलब सर इसमें दोनों पीरियड होते हैं, ट्रेड साइकिल में दोनों पीरियड होते हैं। कभी कभार आता है गुड ट्रेड पीरियड। गुड ट्रेड पीरियड मतलब क्या सर? प्राइसेस राइज कर रहे हैं, किसके? अरे सर ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से गुड बता रहा है या बैड बता रहा है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, क्योंकि हम लोग इको पढ़ने के बाद बिजनेस ही तो करने जा रहे हैं। हमारा तो टॉपिक ही बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो हम लोग बिजनेस ही तो करने जा रहे हैं, तो बिजनेस के बारे में ही बताएगा ना। तो बोलेगा सर गुड ट्रेड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, मतलब सबको काम मिलेगा। ठीक है, तो देखो सर अगर सबको काम मिल रहा है तो प्राइस बढ़ भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा ना। फिर इट इज ऑल्टरनेटिंग विद पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड। बैड ट्रेड वो भी बिजनेस के नजरिए से, प्राइस गिरा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोगों को काम से निकाला गया। और अभी हम लोग कौन सा पीरियड देख रहे हैं? अभी हम लोग यही पीरियड देख रहे हैं और इसको हम लोग प्यार से बुला रहे हैं ले ऑफ, जहां कंपनियां एम्प्लॉयज को जो निकाल रही हैं। तो अभी हम लोग बिजनेस साइकिल के डाउन पीरियड में। आइए नेक्स्ट। ठीक है, अब अगर आप बिजनेस साइकिल को देखो तो यहां देखो आपको सारा पीरियड दिखाई देगा कि यहां पर कितने पीरियड है। अभी एक एक पीरियड के बारे में बात करेंगे। पहले है रफ, फिर एक्सपेंशन, फिर पीक, कॉन्ट्रैक्शन। सो देयर आर 4 फेजेस और कंटिन्यूअसली ये 4 फेजेस से कहानी सांप जैसे चलती रहती है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये मूव करती रहती है। आना सर, अब इसको डिस्टिंक्ट में डिस्कस करेंगे। फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। ठीक है, फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। द बिजनेस साइकिल और द पीरियोडिक बूम्स एंड स्लम्स। बूम्स एंड स्लम्स मतलब, बूम मतलब राइस, बूम मतलब राइस, और स्लम मतलब स्लो डाउन। स्लम मतलब स्लो डाउन। बोलता क्या है? द पीरियोडिक बूम्स एंड द स्लम्स मतलब स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज reflect the upward and the downward movement in the economic variable। इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब कौन सा सर? हर चीज का मीनिंग बताएंगे। इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब क्या? 3 ही इकोनॉमिक वेरिएबल है जिनके ऊपर देश चलता है, डिमांड, सप्लाई और प्राइस। ठीक है, तो ये बोलता क्या है? बिजनेस साइकिल आपको दिखाता है कि पीरियोडिक पीरियड्स ऑफ बूम मतलब राइज, जहां पर सर आपकी इनकम बढ़ेगी, मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, मतलब ओवरऑल देयर विल बी अ ग्रोथ। ठीक है, ओवरऑल देयर विल बी अ ग्रोथ। उसके बाद आएगा एक स्लो डाउन का पीरियड। जब स्लो डाउन का पीरियड आएगा तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी।
यहां पर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब डिमांड, सप्लाई, प्राइस। ठीक है, अब टिपिकल बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, क्या सर? सबसे पहला होता है एक्सपेंशन, जिसको एक और नाम से बुलाया जाता है बूम या अपस्विंग, मतलब ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, बूम या अपस्विंग, ऊपर की तरफ जाना। फिर एक आता है सर पीक और बूम या प्रोस्पेरिटी। पीक पीरियड, पीक मतलब एकदम टॉप पर, मतलब जैसे अगर आप ये डायग्राम देखो, सो दिस इज पीक, एकदम टॉप पर, दिस इज पीक, जहां पर आप अपना मैक्सिमम हिट कर गए। ठीक है, दिस इज पीक। और जो बूम का पीरियड था वो ये है। अच्छा, अगर मैं इसमें मार्क कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा ना, आई गेस। तो बूम का एक्सपेंशन का पीरियड इज 2, पीक का पीरियड इज 3। ठीक है, पीक का पीरियड इज 3। हाँ, पीक का पीरियड इज 3। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन। सर कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहां पर अब डाउन स्विंग होती है, रिसेशन आने लगता है। हम लोग अभी यही फेस कर रहे हैं करंटली। करंटली अभी वर्ल्ड इकोनॉमी यही फेस कर रही है, जब चीजें नीचे गिर रही हैं। ठीक है, और हम लोग इससे अभी दूसरा बताऊंगा आपको। हम लोग अभी यही फेस कर रहे हैं, विच इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और लास्ट होता है रफ, मतलब डिप्रेशन। ये हम लोग अभी कोरोना पीरियड से फेस करके आए हैं, मतलब जब सब कुछ पूरा ठप हो जाता है। ठीक है, कोरोना पीरियड, अभी आप कोरोना पीरियड में यही महसूस करके आए हैं, जब सब कुछ पूरा ठप हो जाता है। तो सर हम लोग पीका बूम करते हैं, पीका बूम एक तो वो भी है ना। तो कैसे मूव करते हैं सर? सबसे पहले एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन बढ़ते बढ़ते हम लोग पीक करते हैं, पीक से नीचे आता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन से जब पूरा इकोनॉमी बोलते हैं ना जिसको, जमीन में समा जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रफ या डिप्रेशन। और उसके बाद फिर से वापस एक्सपेंशन होता है, पीक होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब ये ऐसा साइकिल है जो जिंदगी भर में चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, दैट इज व्हाट द बिजनेस साइकिल इज ऑल अबाउट। वो रुकेगा नहीं। ठीक है, वो रुकेगा नहीं। आना सर, अब बात ये आती है कि बिजनेस साइकिल के कॉजेस क्या होते हैं, और फिर आएंगे रेलेवेंस में। हालांकि रेलेवेंस आई गेस अब तक, क्योंकि आपने इतना इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, तो रेलेवेंस शायद से आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे इसके रेलेवेंस क्या होती होगी। भाई सिंपल है, बिजनेस साइकिल की रेलेवेंस ये है। ठीक है, रेलेवेंस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह खड़े हैं बिजनेस साइकिल में, इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस एज अ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू मार्केट में कितना सप्लाई करें या मार्केट में किस प्राइस पर सप्लाई करें। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि यू आर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज नॉट द राइट पीरियड कि आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारो। पिट जाएगा भाई, लात लगाओगे तुम प्रोडक्ट अगर इस समय मार्केट में उतारे तो। सो देयर इज अ टाइमिंग फॉर एवरीथिंग एंड यू हैव टू पुट द राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट एट द राइट टाइम। ठीक है, सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल? कुछ है इंटरनल कॉजेज, कुछ है एक्सटर्नल कॉजेज। आप एक चीज समझिएगा, इंटरनल कॉजेज को आप मतलब कंट्रोल कर सकते हो टू अ सर्टेन डिग्री, यू कैन कंट्रोल। लेकिन जो एक्सटर्नल कॉजेज है उस पर सिर्फ आपका एक ही चीज चलेगी, वो है इन्फ्लुएंस। ठीक है, उस पर सिर्फ एक ही चीज चलेगी, वो है इन्फ्लुएंस, वहां आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑनेस्ट। वहां पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट। अच्छा, अब तक चार्जर शुरू ही नहीं हुआ था क्या यार? आओ, तो सर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल? चलो देखते हैं सर। सबसे पहले आते हैं इंटरनल कॉजेज। द इंटरनल कॉजेज और एंडोजीनियस फैक्टर्स। अब यही सब एमसीक्यू में पूछ लेगा नाम बदल के कि भाई ये एंडोजीनियस फैक्टर क्या? तुम इंटरनल पढ़ के गए, वहां हो जाएगा एंडोजीनियस, तुम्हारा हो जाएगा एलिफेंट। ठीक है, तो एंडोजीनियस का मतलब क्या है? ऐसे फैक्टर्स, एंडोजीनियस फैक्टर्स विच मे लीड टू अ बूम और बस्ट। लीड टू बूम और बस्ट, या तो बूम मतलब बढ़ाना और बस्ट मतलब फोड़ना, तो दोनों में से एक हो सकता है, बूम या बस्ट। ठीक है, तो चलो आओ सर बूम और बस्ट की कहानी देखते हैं। कब बूम होगा, कब बस्ट होगा? कब बूम होगा, कब बस्ट होगा? लेट्स सी। आओ, तो सर सबसे पहला आएगा फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। सर सबसे पहली चीज, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? इफेक्टिव डिमांड मींस डिमांड विच रिजल्ट्स इन सेल, विच रिजल्ट्स इन सेल। ठीक है, मतलब देखो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें डिमांड करते हैं, लेकिन इफेक्टिव डिमांड वो है जिसको खरीदा जाता है, विच रिजल्ट्स इन सेल।
तो फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड आर इंटरनल कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ही ना हो। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने जब इंटरनल कॉस्ट बोला तो मतलब ये चीजें कंपनी के अंदर, ना 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 ना, यहां पर जब मैंने इंटरनल बोला तो इसका मतलब था ऐसी चीजें, ठीक है, जो आपके द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं विद इन द कंट्री, एक लेवल तक आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे फ्लक्चुएशंस इन डिमांड, ये इंटरनल क्यों है? क्योंकि ये आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। ये आपका बिजनेस डायरेक्टली नहीं कंट्रोल कर सकता, इनको बस इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जैसे फ्लक्चुएशंस हुई थी ना, जिस टाइम पर कोरोना था उस टाइम पे मार्केट में डिमांड ही नहीं थी, तो जब डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो बेचोगे किसको? फिर आते हैं सर फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो सर, मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट हाई चल रहा है तो लोग इन्वेस्ट करेंगे पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ही नहीं है तो लोग प्रिफर करेंगे पैसा घर में रखने के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट विल ओनली कम व्हेन देयर इज रिटर्न। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जिस टाइम पे कोरोना के टाइम पर सब कुछ बंद था उस टाइम पर शेयर मार्केट बूम पे थी, क्योंकि देखो भैया घर में बैठे बैठे आदमी करेगा क्या, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट ही सीख ले। क्योंकि नॉर्मली आदमी को शेयर मार्केट एस्केप करने का सबसे अच्छा बहाना क्या देता है पता है? भाई टाइम ही नहीं है कि पूरा दिन बैठ के शेयर देखे। अब जब सबके पास टाइम ही टाइम है, एम्पल टाइम है, तो सबको यही कर रहा था बैठ के, इसीलिए उस टाइम पर स्टॉक मार्केट बहुत ग्रो किया था। फिर आता है सर वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखो सर, अगर सरकार अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए ना, देखो मैं सिंपल से बताता है, मान लो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करे। कैसे? गवर्नमेंट बोलता है हम 4 नए हाईवे बनाएंगे। अब 4 नए हाईवे बनाने के लिए गवर्नमेंट को 15,000 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हाथ में इनकम बढ़ेगी। ठीक है, जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हाथ में इनकम बढ़ेगी तो इनकी मनी सप्लाई बढ़ेगी, जब इनकी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे देश में सप्लाई बढ़ेगी, तो ग्रोथ हो जाएगी। बट यही अगर सरकार कम स्पेंडिंग करेगी, ठीक है, तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट हर साल फिस्कल डेफिसिट डिक्लेयर करती है डेवलपिंग कंट्रीज में, सो दैट गवर्नमेंट अगर खर्चा नहीं करेगी ना तो देश में भी डेवलप नहीं होने वाला। ठीक है, फिर आती है सर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। सर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिलेटेड टू टैक्सेशन, दीज आर कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो पूरे देश को ऑन एन ओवरऑल लेवल हर्ट करती है। फिर आती है मनी सप्लाई। देखो सिंपल सी चीज है सर, अगर लोगों के हाथ में, व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो पब्लिक के हाथ में। अगर मनी सप्लाई हाई है लोगों के हाथ में, ठीक है, अगर लोगों के हाथ में पैसा है, मनी सप्लाई इज हाई, तो भैया उनकी डिमांड भी हाई होगी, और उनकी डिमांड हाई होगी तो तुम जनरली बूम के पीरियड में होगे, जनरली। लेकिन अगर यही इनके पास में मनी सप्लाई कम होगी, ठीक है, और तो उनकी डिमांड भी कम होगी, तुम जनरली कॉन्ट्रैक्शन के पीरियड में होगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इसीलिए डेवलप्ड नेशंस में सेल और परचेज और डिमांड थोड़ा ज्यादा होता है। पर तुम फिर सोचोगे सर फिर इंडिया जैसी कंट्री में सबको बेचने के लिए क्यों इतना मरा चला जाता है? उसके पीछे रीजन क्या है पता है? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के पास वो है जो किसी के पास नहीं, वो है पॉपुलेशन। ठीक है, ये इनके पास है जो किसी के पास नहीं, ठीक है, वो है पॉपुलेशन। आना, फिर आते हैं सर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सर देखो सर, अगर मैं, अच्छा ये चीज डिमांड में भी है, ठीक है, अगर एज अ कंज्यूमर मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि फ्यूचर आने वाले टाइम में, ठीक है, सामान का दाम गिरने वाला, मैं अपनी डिमांड अभी गिरा दूंगा, और इसकी वजह से जो फर्म्स है ना, जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी और सप्लाई भी गिरने लगेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में सामान बिक नहीं रहा। तो साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सप्लायर। देखो सर कैसे, अब मैं अगर रेनकोट बनाता हूं तो मेरे को पता है कि मॉनसून सीजन इज माय पीक सीजन, तो मॉनसून सीजन के पहले ही ना आई विल अंडरस्टैंड कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड कमिंग इन, तो हम पहले ही क्या करेंगे, स्टॉक अप कर लेंगे, पाइल अप कर लेंगे, कि कोई भी सिचुएशन में ऐसा ना हो दैट डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई। ठीक है, इट शुड बी इक्वल, इट शुड बी इक्वल। आना नेक्स्ट, फिर आए सर एक्सटर्नल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेस क्या होता है? एक्सटर्नल कॉजेस और एक्सोजीनियस फैक्टर्स। अब उधर एंडो था, अंदर, देखो ऐसे बोलता है, एंडोजीनियस, एंडो था, एंडो तो अंदर आ ही रहा है,
ये एक्सटर्नल एक्सोजीनियस, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी जिंदगी से चली जाती है ना, तो एक्सोजीनियस इज बाहर। ठीक है, सो द एक्सटर्नल कॉजेस और एक्सोजीनियस फैक्टर्स क्या होते हैं सर? बाहर के, बाहर के। एक्सोजीनियस आउटसाइड, क्या बोला? आउटसाइड। ये आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये कौन से फैक्टर्स हैं सर? देखना सर, कौन से कॉजेज हैं? सबसे पहला वॉर। ठीक है, देखो सर, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुई। ठीक है, पूरी रशियन इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। रशियन इकोनॉमी, रशिया ने, पूरी रशियन इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। ठीक है, रूबल का जो भाव था वो गिर गया, एटीएम के बाहर लाइनें लग गई, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। मैं इन शॉर्ट आपको यह बताना चाहता हूं कि वॉर की स्थिति से किसी का भी भला नहीं होता, और अल्टीमेटली होता क्या है पता है? वॉर की वजह से खाली बिजनेस का नुकसान होता है, धंधे का, एक्सेप्ट जो लोग वेपन बना रहे हैं। ठीक है, देखो सर, हर सिचुएशन किसी ना किसी के लिए फेवरेबल होती है, बट हम लोग हमेशा, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं कौन से इक्विलिब्रियम में? जनरल इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग वो चीजों को देखते हैं जो सबके लिए फेवरेबल हो, और उस पर फोकस करते हैं, ना कि जो किसी एक के लिए फेवरेबल हो। ठीक है, तो जैसे सर वॉर्स वगैरह जो होती है ना, वो कुछ गिने चुने लोगों के लिए फेवरेबल हो सकती हैं, जैसे दवा हवा वालों के लिए फेवरेबल हो सकती हैं, साथ ही साथ जो लोग वेपन्स बनाते हैं उनके लिए फेवरेबल हो सकती है, लेकिन जनता एट लार्ज के लिए तो ये फेवरेबल नहीं है ना, इट इज नॉट फेवरेबल। तो अब आता है सर, फिर आता है वॉर के बाद आता है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब वॉर का रिकंस्ट्रक्शन होता है, मतलब वॉर को ठीक करने वाली बात। ठीक है, अब वॉर के बाद रिकवरी भी करनी होगी कि कंट्री को उसी लेवल पर वापस लेके आया जाए जिस लेवल पर वो पहले थी। सो देर इज अबाउट रिकवरी, कि उसको वापस उसी जगह पहुंचाओ। फिर आते हैं सर टेक्नोलॉजी शॉक्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी शॉक। टेक्नोलॉजी शॉक्स ये क्या है सर? न्यू इन्वेंशन। सबसे बड़ा बेहतरीन एग्जांपल चैट जीपीटी। अभी मार्केट में चैट जीपीटी आया, आधे से ज्यादा लोगों की एक कंसर्न है, विल एआई रिप्लेस अस? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें रिप्लेस कर देगा? तो मैंने एक रील देखी, मैंने बोला, एक उसमें बोला कि ये चल रहा है कि भैया न्यू इन्वेंशन चैट जीपीटी हमें रिप्लेस कर देगा। वो आदमी बोलता है, अरे कुछ भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन निर्लज्जता, कामचोरी, धोखेबाजी, ये सब ह्यूमन ट्रेट्स हैं, इसको कोई एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आप निश्चिंत रहिए, बात तो सही है। फिर कुछ चीजें आती हैं जिनको बोलते हैं नेचुरल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स की तरह यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड कैलामिटी। देखो सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहां सूरज डूबता ही नहीं, सर्च करना, ये मेरा टास्क दे रहा हूं मैं आपको, नीचे वीडियो पे मेरे को कमेंट चाहिए, अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा तो भी, और कुछ चाहिए तो भी, डाउट्स हैं तो भी, और इसका आंसर चाहिए मेरे को। ऐसी एक जगह है जहां पर सूरज कभी अस्त नहीं होता, मतलब नॉर्मली 6 months ड्यूरिंग द ईयर इट ऑलवेज हैज मॉर्निंग्स, देयर इज डे लाइट, सूरज अस्त नहीं होता वहां पर, इट डज, द सन डज नॉट सेट। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ तो अंधकार हो जाता है ना टाइम के बाद, वहां पर अंधकार नहीं होता है, द सूरज डज नॉट सेट। इट इज ड्यू टू द पोजिशनिंग ऑफ सच, मतलब प्लेस। अब आप मेरे को यहाँ नीचे कमेंट में बताएंगे कौन सी जगह है। तो सर वैसी जगहों पर ब्लैक कर्टन्स, ठीक है, ब्लैक विंडोज की बहुत डिमांड होगी। ठीक है, ब्लैक कर्टन, ब्लैक विंडोज की, क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ेगी समय के साथ, दैट इज वाई इट इज अ नेचुरल कैलामिटी। नेक्स्ट आता है सर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ मींस चीजें बढ़ना। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ मींस चीजें बढ़ना। सर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पता है क्या चीज पर होता है? पॉपुलेशन बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ती है, बात सही है, लेकिन प्रेशर भी बढ़ता है। प्रेशर किस पे? प्रेशर बढ़ता है प्रोवाइड करने वालों पर, सप्लाई की शॉर्टेज होती है, जिससे प्राइस को राइज होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज वन ऑफ द बेसिक रीजंस व्हाई देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट। ठीक है, व्हाई देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट।
ठीक है, क्लियर? आओ सर। अब एक्सटर्नल कॉजेस को याद कैसे रखेंगे, एक छोटा सा एक्रोनिम बना लेते हैं, पी पी टी ऑन नेचुरल वेव्स, पीपीटी ऑन नेचुरल वेव्स, पीपीटी ऑन नेचुरल वेव्स। तो पी से हो गया पॉपुलेशन, पी से पॉपुलेशन ग्रोथ, पी से पोस्ट वॉर, टी से टेक्नोलॉजी, एन से नेचुरल फैक्टर्स और डब्ल्यू से वेव्स। ठीक है, तो डब्ल्यू से वॉर। ठीक है, तो क्या हो गया सर, पी से पॉपुलेशन, पी से पोस्ट वॉर, टी से टेक्नोलॉजी, एन से नेचुरल फैक्टर्स और डब्ल्यू से वेव्स। तो ये हो गए सर आपके पीपीटी और नेचुरल, है ना, नेचुरल वेव्स आपके हो गए सर इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेस के रीजंस। ठीक है, एक्सटर्नल कॉजेस के रीजंस। और इसका क्या हो जाएगा, डीआईजी अप्रूव्स एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है, तो डीआईजी अप्रूव्स एमएसपी। कैसे सर, डी फॉर डिमांड, ठीक है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, डीआईजी अप्रूव्स एमएसपी, डी फॉर डिमांड, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, डीआईजी अप्रूव्स डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट, डी फॉर डिमांड, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, एम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, एस फॉर मनी सप्लाई, P for psychological factor, MSP, M for macroeconomic policy, M for money supply, S for P for psychological factor, MSP। ठीक है, तो DIG MSP, ठीक है, DIG और MSP। DIG और MSP। एमएसपी क्या होता है, एम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, एस फॉर मनी सप्लाई और पी फॉर साइकोलॉजिकल फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मनी सप्लाई और साइकोलॉजिकल फैक्टर, एमएसपी, डीआईजी एमएसपी। ठीक है, awesome। अब इसकी रेलेवेंस क्या होती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है भाई, ये बात सच है कि बिजनेस साइकिल इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है। बिजनेस साइकिल समझना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट की कब मार्केट में डिमांड है, कब नहीं है, उसको समझ सके और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब क्या है सर, बिजनेस साइकिल आपके हर बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करता है। ये बहुत जरूरी है इसकी अंडरस्टैंडिंग, जिससे आप अपनी डिमांड को समझ सके प्रोडक्ट की, सो दैट आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी लग जाएगी। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी लग जाएगी। तो बिजनेस साइकिल क्या बोलता है, बिजनेस साइकिल अफेक्ट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल इज इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल टाइप्स। इट अफेक्ट्स द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड दे टर्न द प्रॉफिट व्हिच अल्टीमेटली डिटरमाइंस वेदर द बिजनेस इज सक्सेसफुल और नॉट। ठीक है, तो यहां पर आपका बिजनेस साइकिल का लेक्चर खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे डिमांड वाला। तो यहां से आप रोक के वीडियो को थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं। पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा।